महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। देखिए, इसमें हमने प्रागैतिहासिक जो काल है उसको पढ़ लिया था, 3 पार्ट उसके पढ़ लिए थे। और अब आपके यानी इसी काल में आपकी कुछ संस्कृतियां हैं जो धातु से संबंधित थी। ताम्र काल जिसको हम कह सकते हैं, ताम्र पाषाण काल, जिससे संबंधित कुछ ऐसी संस्कृति है, ऐसी जगह से जो मिली है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमारे नवपाषाण काल जो है उसमें कुछ बिंदु हमारे रह गए थे, उनके विषय में मैं चर्चा करूंगी कि नवपाषाण काल में एक स्थान है चिरांद। यहाँ से क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक हड्डियों के जो सामग्री है वो कहाँ से मिली है, हड्डियों के उपकरण हम उसको बोल सकते हैं, तो वो चिरांद नामक जगह है एक यूपी में। वहाँ से हड्डियों के बने उपकरण यानी बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक हमारे स्थान का नाम आता है कोल्डीहवा। कोल्डीहवा जो स्थान है ये भी यूपी में है और यहाँ से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ से लोहे के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर नवपाषाण कालीन ये स्थल है, लेकिन यहाँ से आगे जाकर के यहाँ की जो सभ्यता है वो लोह काल तक चलती है, यानी कि इसका टाइम पीरियड जो है वो काफी समय तक रहता है। यानी नवपाषाण काल से लेकर के और ये संस्कृति जो है वो ताम्र पाषाण काल तक रहती है और लोह काल तक भी रहती है, यानी इससे यहाँ से लोहे के भी हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये एक स्थान है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि एक लेखक है संगन कल्लू से श्री वी सुब्बाराव ने अति प्राचीन माइक्रोलिथ के साथ साथ नवपाषाण कालीन सामग्री भी प्राप्त की थी। तो सुब्बाराव जो है, जिस तरीके से ब्रुसपुट ने नवपाषाण काल के स्थल की खोज की थी, इसी तरीके से सुब्बाराव जो है उन्होंने नवपाषाण जो है उसके स्थल की खोज की है। तो इस तरीके से ये कुछ बिंदु थे जो हमारे रह गए थे, जिसके बारे में। और एक बुर्ज होम की भी बात रह गई थी कि कश्मीर का एक स्थल है बुर्ज होम। तो बुर्ज होम जो है वहाँ से हमें साक्ष्य मिलता है कि वहाँ पे क्या होता था, एक तो गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं कि जमीन में गड्ढा करके और उसमें वो रहते थे, यानी नीचे जमीन में, ताकि वहाँ से उनको हीट भी मिलती थी, ज़्यादा सर्दी वहाँ पड़ती थी, तो वहाँ पे वो अंदर गड्ढा करके और गर्तावास जो रहते थे उनमें वो रहते थे। और यहाँ से एक चीज़ और मिलती है, उस जगह से कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। यहाँ से एक चीज मिलती है कि मालिक के साथ में, यानी कोई व्यक्ति है उसके साथ में उसका जो पालतू कुत्ता है उसको दफनाया जाता था। यानी मान लो मालिक की मृत्यु हो गई तो उसका जो पालतू कुत्ता है उससे वो विशेष लगाव रखता था, तो मालिक के साथ में कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। यानी शवाधान में दोनों का एक साथ हमें शव अवशेष मिले हैं, शवों के जो अवशेष हैं दोनों के साथ मिले हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि मालिक के साथ में कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में ये स्थल है। तो इस तरीके से यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो ये आपके कुछ बिंदु थे जिनके विषय में हमने चर्चा की। चूंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने आपको ये रिपीट करवाया है। क्वेश्चन बन जाए और आपका रह जाए तो ये सही नहीं रहता, इसलिए मैंने ये करवा दिया है। इसके अलावा और आपको PDF जो मिलेगी उसको आप अच्छे से पढ़ लेना, उसमें आपका सारा डिटेल से रहेगा। अब देखिए, पश्चिमी भारत में नव ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। अब ये संस्कृति हमें कई स्थानों से मिली है। जैसे मैं बात करूं क्वेटा संस्कृति, ये क्वेटा नामक स्थान से मिली है। अमरी नल संस्कृति, ये हमें मिली है अमरी, जो सिंध का क्षेत्र है, और नल ये भी एक क्षेत्र है, वहां से ये मिली है, इसलिए इसको अमरी नल संस्कृति कहते हैं। इसके बाद आती है झोग संस्कृति, एक आती है कुल्ली संस्कृति, ये भी बलूचिस्तान का क्षेत्र है, वहां से मिलती है।
एक होती है झोब संस्कृति, ये भी वहीं से मिलती है, पश्चिमी भारत यानी पाकिस्तान के क्षेत्र से ही मिलती है हमें। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो हमारा आता है, जैसे भारत के ये उत्तर और ये दक्षिण, तो इन क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। बलूचिस्तान का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र है, यहाँ से ये हमें मिलती है। बलूचिस्तान और सिंध ये दोनों ही क्षेत्र आज पाकिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये संस्कृतियाँ वहीं से मिली है। अब देखिए, इसमें जो क्वेटा संस्कृति है, ये सबसे प्राचीन संस्कृति है। सबसे प्राचीन संस्कृति है कौन सी? क्वेटा संस्कृति। यानी इससे पहले की कोई संस्कृति हमें मिली नहीं है। सबसे प्राचीन जो संस्कृति है वो है आपकी क्वेटा संस्कृति। अब यहाँ जो ये संस्कृतियां हैं, इनमें पाषाण के भी उपकरण मिलते हैं, ताम्र के भी उपकरण मिलते हैं, इसलिए इसको ताम्र पाषाण, नव यानी नवपाषाण काल से भी संबंधित है। नवपाषाण काल की जो संस्कृति है वो ही धीरे धीरे विकसित हो रही है। कैसे? जैसे मैंने कल बात की थी आपसे कि वो पहले नवपाषाण कालीन संस्कृति थी, आग से वो परिचित हो चुकी थी। अग्नि से परिचित होने के बाद वो बर्तन बनाने के लिए चाक से इनसे परिचित हो चुकी है। अब धीरे धीरे जब वो चूल्हे पर काम करती है, अपने जो खाना पकाती है, वो संस्कृति जब भट्टियों के रूप में वो काम कर रही हैं, तो वहाँ पर ऐसे कोई पत्थर उन्होंने देखा होगा जो ऐसा कोई पत्थर उन्होंने अपनी भट्टी में लगा दिया होगा जो उसमें धातु मिश्रित होगा। यानी जो पत्थर है, हमें धातु कहाँ से मिलती है? इस पृथ्वी में जो कुछ कण होते हैं वो मिक्स रूप में मिलते हैं। जैसे तांबा हमें मिलता है तो शुद्ध तांबा जैसा आप देखते हो, आपके बर्तन देखते हो, वैसा नहीं मिलता वो। उसको हमें रिफाइन करना पड़ता है, इसीलिए तो रिफाइनरी बनती है। जैसे हमारे राजस्थान में भी रिफाइनरी बनी है, तो उनको क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। वो अशुद्ध रूप में मिलते हैं, यानी उसमें पत्थर मिश्रित होते हैं, मिट्टी मिश्रित होती है, तो इस तरीके से चट्टानों के बीच में वो धातु होती है, तो उसको हमें रिफाइनरी के माध्यम से उसको शुद्ध किया जाता है। तो वो जो पत्थर में कुछ ऐसा मिश्रण रहता है तांबे का, तो वो जब वो काम में लेता है तो वो पिघल जाता है। जब वो पिघल करके गिरता है तो वो एक आकार ले लेता है। जिस तरीके, मान लो इस तरीके से वो गिरा, यहाँ से वो ऐसे गिरा, तो इस तरीके का आकार उसने ले लिया। तो अब उसको पता चला कि ये तो पत्थर था, ये क्या चीज़ है। फिर वो धीरे धीरे उसने जाना, जब दोबारा वो गर्म हुआ तो वो दूसरे आकार में हो जाता है। कब? जब वो ठंडा होता है तब उसने धातु का उसको पता चलता है, और फिर वो क्या करता है, उस धातु से वो अनेक आकार बनाता है, विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है, विभिन्न प्रकार के बर्तन वगैरह इसके काम में भी वो लेता है, उपकरणों के काम में, औजारों के काम में वो लेता है। वो मनचाहा आकार उस धातु को दे सकता था। तो इससे पता चलता है कि उसको धातु का पता चल गया था। इसीलिए उस समय के जो ये संस्कृतियाँ हैं, इनमें जो शवाधान है, उनके साथ में कुछ ऐसे जो दैनिक उपयोग में ली गई जो वस्तुएं हैं, वो उनके साथ में दफनाई जाती थी, और वो दफनाई गई जो वस्तुएं हैं वो शव के साथ में आज हमें मिलती है। जैसे इनकी खुदाई जब हुई थी तो हमें वो वस्तुएं मिलती है। तो इससे पता चलता है कि उस समय की जो संस्कृति है, ये सभी संस्कृति है, ये तांबे से परिचित थी। तो इस तरीके से हम जान पाते हैं कि ये संस्कृतियाँ जो है वो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है, क्योंकि केवल और केवल तांबे के ही नहीं मिले, पाषाण के भी उपकरण मिले हैं। यानी कि ताम्र तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि पहली बार तांबे का उपयोग किया है। ज्यादातर तो वो आज भी पाषाण के उपकरण यूज में ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको नव ताम्र पाषाण कहते हैं। यानी नवपाषाण काल के भी सामान उसमें मिले हैं, ताम्र पाषाण काल के भी सामान उसमें मिले हैं। तो इसलिए ये जो संस्कृति है, इनमें हमें तांबे का उपयोग लेने की जो जानकारी मिलती है वो मिलती है इन सभी संस्कृति से। और क्वेटा संस्कृति जो है वो सबसे प्राचीन है। और इसकी एक खास बात और है कि इसके जो मकान बनाए जाते थे, उनके हमें वर्तमान में कुछ भी स्वरूप दिखाई नहीं देता है। यानी जैसे हड़प्पा के मकान थे तो उनका रूप हमें आज भी मिलता है। जैसे उनके जो घर थे वो किस तरीके से थे, रोड का हमें नक्शा मिलता है, सब कुछ हमें दिखता है। यानी वो सारी चीज़ें, मकान वगैरह है, वो भी खुदाई में मिले हैं। लेकिन क्वेटा संस्कृति जो है, इसका कुछ भी नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि उस समय के जो मकान थे वो गारे से बनाए जाते थे और लकड़ी, घास फूस से बनाए जाते थे। लकड़ी से, घास फूस से। गारा मतलब मिट्टी, जो मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, उसको पहले पानी में भिगोया जाता है और फिर उसके एक तरीके से उसका लेप किया जाता है। यानी लकड़ी का घर बना दिया, उस पर लेप कर दिया, फिर उसकी लिपाई वगैरह जो होती है उस तरीके से करके ऊपर लकड़ी की ही वो जो छप्पर सा बनाया जाता है, उस तरीके से ये काम में ऐसा लेते होंगे, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। तो इसीलिए इनकी जो संस्कृति, क्वेटा जो संस्कृति है, इसके हमें मकान देखने को नहीं मिलते। इसमें सिर्फ हमें क्या मिलता है कि एक ढेर मिलता है,
सामान का जो ढेर होता है वो हमें मिलता है। वहाँ से कुछ सामग्रियाँ जरूर हमें मिली है क्वेटा संस्कृति में। तो इस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि ये जो संस्कृति है वो संस्कृति क्वेटा संस्कृति है। इसमें मकान जो है वो शायद गारे और मिट्टी से बनाए गए होंगे, इसीलिए हमें इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। परंतु ईंटों का जो प्रयोग किया गया था वो कच्ची ईंटों का इसमें प्रयोग किया गया था, इसलिए हमें उनका एक ढेर रूप में हमें आज भी वहाँ पर टूटी फूटी मिट्टी के ढेर हमें आज भी वहाँ पर मिलते हैं। और साथ ही इसमें क्या था कि कुछ बर्तनों का जो उपयोग किया गया था वो पकाई हुई मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया गया था। मिट्टी के बर्तन, ठीक है, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन कैसे थे? पकाए हुए थे। जैसे मटकी होती है, एक कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है, फिर उसको आग में रख करके पकाया जाता है। तो वो बर्तन क्या है कि समय के साथ नष्ट नहीं होते। यदि मान लो कि कोई मटकी है वो टूट भी जाएगी तो उसका जो टुकड़ा है वो मिट्टी में गलता नहीं है। तो वो जो उसके टुकड़े हैं वो हमें आज भी मिलते हैं। जैसे रकाबियाँ, कटोरियाँ वगैरह जो काम में लिए जाते थे वो क्वेटा संस्कृति के हमें आज भी मिलते हैं। इसके बाद आपकी अमरी नल संस्कृति आती है जो सिंधु नदी के आसपास सिंध के क्षेत्र में ये मिलती है। सिंध का क्षेत्र, ये सिंध के क्षेत्र में मिलती है और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में ही पड़ता है। यहाँ से कई अवशेष मिलते हैं। जैसे मकान जो थे उनकी नींव जो है वो पत्थर से बनाई जाती थी, जो वर्तमान में हमें मिलती है। इसके अलावा जो मकान बनाए जाते थे वो ईंटों से बनाए जाते थे, यानी मकान की नींव तो किससे बनाई गई है? पत्थर से। और मकान किससे बनाया गया है? ईंटों से। जो वर्तमान में भी इसी तरीके की हम देखते हैं कि नींव पत्थर से होती है, लेकिन ज़्यादातर बीच में मकान पत्थरों से बने लगे थे। कई संस्कृतियों में हमें मिलेंगे भी, लेकिन यहाँ पर क्या था, नींव पत्थर से बनाई जाती थी और मकान, पूरा मकान जो है वो ईंटों से बनाया जाता था। और भी जैसे यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं कि जो बर्तन वगैरह मिलते हैं उनमें हमें कई ऐसे बर्तन मिलते हैं जो तांबे के बने हुए थे, क्योंकि वही जो उनके जो शव जो होते थे, जो शवाधान किया जाता था, उनके साथ में उन बर्तनों को रखा जाता था। इससे हमें देखो एक चीज़ और जानकारी मिलती है एक चीज़ की कि यदि वो साथ में जैसे बर्तन, कटोरियाँ, औजार वगैरह सब कुछ रख रहे हैं, इससे हमें पता चलता है कि उनकी कहीं ना कहीं ये धारणा बनी थी कि इनके साथ में रखने से ये इसका उपयोग करेंगे, यानी कि एक अंधविश्वास जैसी भावना भी उनके अंदर भी थी। तो ये हमें, जैसे आज भी कई जगह होता है ना कि ऐसा करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति यदि उसको समाधान करने के लिए जब जाते हैं, उसका अंत्येष्टि करने जाते हैं, तो उसके साथ में जैसे वो कोई बीड़ी पीता है तो वो रखते हैं, उसके साथ में कोई सिगरेट पीता है तो वो रखते हैं, है ना। यानी साथ में जब उसको दाह संस्कार करते हैं तो उसके ऊपर रख देते हैं, उसके साथ में उसको जला देते हैं। तो ये आज भी हमें देखने को मिलता है। और ये संस्कृति जो है वो कहाँ से आई है? यहीं से। हमारी प्राचीन संस्कृति जो है ना, ये यहाँ पर भी ऐसा ही होता था। हड़प्पा काल में भी ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा, हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये संस्कृति, ये जो संस्कार है, ये हमारी संस्कृति पुरानी चली आ रही है, ये इस समय से ही चली आ रही है, जो वर्तमान में भी फॉलो करते हैं। और ये सिर्फ अंधविश्वास मात्र है जो कि एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी इसको फॉलो किया जा रहा है, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो किया जा रहा है, इसको रोका नहीं गया है कहीं भी। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो संस्कृति है वो अनवरत चली जा रही है, इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आई है। अनवरत जो चली आ रही थी वही संस्कृति वर्तमान में भी हम कुछ तत्वों को अपनाते हैं। कुछ बदलाव होता है समय के साथ, लेकिन कुछ तत्व जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाए चले जा रहे हैं, उनमें कहीं कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अमरी और नल संस्कृति है, उनके मकान पत्थर और ईंटों से बनाए जाते थे। और मकान जो होता था, यानी गांव जो होता था उनका, उसके चारों ओर परिधि बनाई जाती थी, परिखा बनाई जाती थी, चारों ओर दीवार बनाई जाती थी, यानी गांव की रक्षा के लिए दीवार भी बनाई जाती थी। तो इस तरीके से अमरी नल संस्कृति है, उसमें हमने देखा कि मकान होते थे ईंट पत्थर से जो हमें प्राप्त हुए हैं। अंत्येष्टि संस्कार होता था, अंत्येष्टि में उसके साथ बर्तन वगैरह रखे जाते थे। इसके अलावा चारों तरफ परिखा वगैरह, दीवार वगैरह बनाई जाती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें कब्रिस्तान जो होते थे उनमें बहुत ज़्यादा संख्या में हथियार हमें देखने को मिलते हैं।
यानी औजार उनके साथ में रखे जाते थे। तो इस तरीके से अमृतनल संस्कृति जो है उसमें कुछ नई चीजें आई क्वेटा संस्कृति के अलावा। क्वेटा संस्कृति के अवशेष ज्यादा हमें नहीं मिलते, सिर्फ ढेर मिलता है, लेकिन अमृतनल संस्कृति की अवशेष भी हमें मिलते हैं और अंत्येष्टि संस्कार के भी हमें मिलते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार भी हमें मिले हैं। गांव के चारों ओर परिखा भी हमें मिली है, यानी चारों ओर दीवार बनी हुई मिली है। तो इस तरीके से ये आपकी हो जाती है अमृतनल संस्कृति। इसके बाद आती है आपकी कुल्ली संस्कृति। इसमें जो है इसमें भी मकान इसी तरीके के मिले हैं जैसे इसमें मिले हैं, परंतु इसमें कुछ नया मिला है कि सीढ़ियां भी देखने को मिली हैं। सीढ़ियां, जैसे मकान बनाए जाते थे तो मकान के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती थी। और ये जो संस्कृति है ये मिलती है बलूचिस्तान से। कुल्ली संस्कृति, ये अमृतसर संस्कृति तो कहाँ से मिली है? सिंध के क्षेत्र से। और ये संस्कृति हमें मिलती है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वो भी पाकिस्तान में ही है। बलूचिस्तान आपने नाम सुना होगा, बलूचिस्तान, ठीक है। तो कुल्ली संस्कृति मिली है बलूचिस्तान से। और यहाँ पर भी जो मकान बनाए जाते थे वो गारे और कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, गारे से और कच्ची ईंटों से, ठीक है। कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे, गारे से बनाए जाते थे। बर्तन जो होते थे, यहाँ के जो बर्तन मिले, देखिए बर्तन तो सभी जगह से मिले हैं, बर्तन तो यहाँ से मिले, लेकिन ये एकदम नॉर्मल साधारण है, जैसे छोटी कटोरियाँ, रकाबियाँ जो बेडोल हैं, सुंदर नहीं है। अमृतनल संस्कृति यहाँ से भी मिले हैं और कुल्ली संस्कृति यहाँ से भी मिले हैं, लेकिन यहाँ के जो चित्र हैं उनमें सिर्फ रेखाएं वगैरह, ऐसा कुछ चित्रांकन, वृत्त वगैरह, त्रिभुज वगैरह, इस तरीके का कुछ आड़ी टेढ़ी रेखाएं हमें देखने को मिलती है। लेकिन कुल्ली संस्कृति के जो बर्तन हैं उन पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर वृक्ष के भी चित्र बनाए गए हैं। कुछ ज़्यादा सुंदर वो नहीं है, लेकिन एक तरीके से है कि हाँ वृक्ष बना हुआ है। इसमें जानवरों के भी चित्र मिलते हैं, इसमें वृक्षों के चित्र हैं, जानवरों के चित्र हैं, और वहीं जो आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं वो भी इसमें मिलती है। यानी कि कुल्ली संस्कृति के जो बर्तन मिले हैं उनमें हमें चित्रांकन मिले हैं और वो थोड़े इन सब से अच्छे हैं। चित्रांकन जो है वो चित्रांकन में जैसे वृक्ष ज़्यादा स्पष्ट नहीं है पर है, जानवर कुछ ऐसा मतलब आड़ा टेढ़े सी कुछ ऐसा, और जो तिरछी जो रेखाएं हैं जैसे त्रिभुज के जैसी बना दी, एक आड़ी रेखा बना दी, इस तरीके से मतलब कुछ सिस्टमेटिक नहीं है, पर ऐसे बर्तनों पर कुछ चित्रांकन मिले हैं जो हमें लगता है कि हाँ इसमें चित्रांकन किए गए हैं। तो इस तरीके से जो कुल्ली संस्कृति है उसमें कुछ अलग मिला, जैसे कि चित्रांकन मिले जो कि वृक्ष हैं, जानवर हैं। इसके अलावा यहाँ से एक चीज और अलग मिली है, जैसे कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण, देखिए अब ये कांसे का भी उपयोग करने लगे हैं। कुल्ली संस्कृति में आके कांसे का प्रयोग हुआ है, यानी कि तांबे का भी प्रयोग है और कांसे का भी प्रयोग है। यहाँ से हमें कांसे का दर्पण मिला है, और ये जो दर्पण है वो हमें किससे मिला है? कब्रिस्तान से। कब्रिस्तान, ये तांबे का दर्पण है, सॉरी तांबे का दर्पण हमें मिला है, वो कहाँ से मिला है? कब्रिस्तान से। यानी कि कोई समाधि रखी, यानी कि शवाधान किया गया है और उसके साथ में कांसे का तांबे का दर्पण रखा गया है। तांबे का दर्पण रखा गया है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसको श्रृंगार वगैरह के लिए ही रखा गया होगा शायद, तांबे का दर्पण। तो ये एक अलग जानकारी हमें यहाँ से मिलती है कुल्ली संस्कृति से, जिसमें तांबे का दर्पण उसके साथ में रखा गया है। यहाँ से पत्थर की सीढ़ियाँ भी हमें मिलती है, पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई मिलती है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें मिली? एक तो कुल्ली संस्कृति बलूचिस्तान से मिलती है, गाढ़े कच्ची ईंटों के मकान बने हुए हैं, यहाँ के बर्तन हैं उन पर चित्रांकन किया गया है। यहाँ से समाधान से हमें तांबे का दर्पण हमें मिलता है, और यहाँ के जो मकान है उस पर मकानों पर सीढ़ियाँ, पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई है, वो भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी कुल्ली संस्कृति यहाँ पर हो जाती है, और इसके बाद आपकी शुरू होती है झोब संस्कृति। इनमें ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, वहीं एक तरीके के मकान मिलते हैं, एक तरीके की मकानों की खिड़कियां होती है। खिड़कियां भी कई जगह से मिली हैं, जैसे अमृतसर संस्कृति से खिड़की मिली है, क्वेटा की तो कुछ मिलता ही नहीं है। इन तीनों में मकान मिलते हैं, मकान की नींव पत्थर से बनी होती है, मकानों में खिड़कियाँ होती है। कुल्ली संस्कृति के जो मकान है उनसे सीढ़ियाँ भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो ये संस्कृति है उनमें मकान वगैरह जो देखने को मिलते हैं वो लगभग सभी में समान है ना। और ये जो झोब संस्कृति है, यहाँ से भी जो मकान होते थे
वो पक्की ईंटों के मिले हैं। इसके अलावा गांव के चारों तरफ, जैसे ये गांव है, गांव के चारों तरफ परिखा बनी होती थी। परिखा मतलब कि एक सुरक्षा दीवार जो राजा महाराजा भी बनवाया करते थे अपने किले की रक्षा के लिए। बाहर एक प्राचीर बनवाया करते थे जिसको परिखा कहा जाता था। यहाँ से मूर्तियां मिली है जो पशु और स्त्रियों की है, यानी पशुओं और स्त्रियों की मूर्तियां देखने को मिलती है। स्त्रियां हमें खुदाई में ये पशुओं की और स्त्रियों की मूर्तियां हमें खुदाई में देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि यहाँ की जो स्त्रियों की जो मूर्ति मिली है उनमें कुछ अलग मिला है। जैसे कि मूर्तियों में क्या है कि ये मूर्ति बाकी पूरी अच्छी है, सब कुछ अलंकरण है, काफी अच्छा पहनावा है, आभूषण पहन रखे हैं, लेकिन उसका जो चेहरा है वो डरावना है। यानी उसका चेहरा इतना डरावना दिखाया गया है कि देखकर उसको डर लग जाए। आप देखो तो आपको भी डर लग जाएगा। यानी आप कभी रिसर्च वगैरह करोगे, आप जब बड़े लेवल पर, आप जैसे इतिहास में आपने अच्छी नॉलेज यदि यानी पाली है और उसके बाद आपका मन है कि मैं इन चीज़ों को देखूं कि कैसी होती हैं, कैसा पुरातत्व विभाग होता है, क्या क्या रखा है, हड़प्पा से क्या क्या मिला है, कैसा होता है, पाषाणकालीन जो उपकरण हैं, औजार हैं, कैसे होते हैं, आपका मन किया और आपने मान लो किसी पुरातत्व विभाग जो है वहाँ पर जा कर के और इन सभी चीज़ों को देखा, तो आप इन सभी चीज़ों को देखोगे वहाँ पर कि अमृतनल संस्कृति से क्या मिला, जोब संस्कृति से क्या मिला, कैसी स्त्रियों की मूर्तियां हैं और कैसी डरावनी दिखती है, यानी वो हमें देखने को मिलती है। उसमें कुछ नया आपको मिलेगा नहीं देखने को कि कुछ आप सोचोगे क्या है, लेकिन आप उसको ढंग से देखोगे ना, एक रिसर्चर के रूप में यदि आप उसको देखोगे तो आपको बहुत कुछ देखने को उसमें मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इन स्त्रियों की मूर्तियाँ जो मिली हैं उनका चेहरा बहुत डरावना मिला है, देखोगे तो आपको भी डर लग जाए, इस तरीके का मिला है। अब इसको क्या माना है कि ये देवी रही होगी, यानी कि वो उसका चेहरा डरावना इसलिए दिखाया गया होगा कि यदि मान लो कि आप कुछ गलत कार्य करते हो तो ये जो देवी है वो इतना डरावना रूप भी धारण कर सकती है, तो जो प्रजा है वो क्या करेगी, कुछ गलत कार्य नहीं करेगी, नैतिक नियमों से ही वो चलेगी। तो इस तरीके से यहाँ से स्त्रियों की मूर्ति मिली है जो कि सुंदर अलंकरणों से लिप्त है, लेकिन उनका चेहरा जो है वो डरावना मिला है। और ऐसी मूर्तियाँ कहाँ से मिली है, जोब संस्कृति से मिली है। इसके अलावा हमें और यहाँ से मिलता है जैसे कुंवरदार बैल की आकृति हमें यहाँ से मूर्ति मिली है। इसके अलावा घोड़े की मूर्ति मिली है, यहाँ से घोड़े की मूर्ति, ये भी हमें जोब संस्कृति से मिलती है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर शिव भगवान की पूजा शायद कुंवरदार बैल, क्योंकि उन्हीं का है तो ऐसा माना जाता है कि कुंवरदार बैल की पूजा की जाती होगी, इसलिए वो मिला है ना। घोड़े की मूर्ति यानी वो लोग घोड़े से परिचित थे, क्योंकि हड़प्पा काल जब आएगा तो वो घोड़े से परिचित नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो संस्कृति है वो घोड़े से परिचित है। लगभग इसी के आसपास की ही हड़प्पा संस्कृति आती है। तो इस तरीके से आपकी जोब संस्कृति जो है वहाँ से हमें मिलता है किस किस की मूर्ति, पशुओं की, स्त्रियों की, कुंवरदार बैल की, घोड़े की मूर्तियाँ भी हमें देखने को मिलती है। मकानों के चारों ओर प्राचीर परिखा देखने को मिलती है। जो स्त्री की मूर्ति है वो अलंकृत है, लेकिन देखा जाए तो वो उसका चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा डरावना है। तो ये आपकी पश्चिमी भारत की जो संस्कृति है वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब कुछ और संस्कृति जैसे ताम्र पाषाण की जो संस्कृति है वो हमारे यहाँ से भी मिलती है। वैसे तो आपके यहीं दे रखा है पश्चिमी भारत में नव ताम्र पाषाण संस्कृति, लेकिन क्वेश्चन बाई चांस आ जाए तो मोस्ट एक आध क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं कि ताम्र पाषाण संस्कृतियों से संबंधित और क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी ताम्र निधि जो हमें मिली है, ताम्र निधि, सबसे बड़ी ताम्र निधि यानी कि सबसे ज्यादा ताम्र का जो भंडार मिला है वो कहाँ से मिला है, तो वो मिला है गुनगेरिया से। गुनगेरिया एक स्थान का नाम है जो कि एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से सबसे बड़ी ताम्र निधि मिलती है, सबसे बड़ी ताम्र निधि मिलती है, यानी तांबे का भंडार हमें गुनगेरिया से मिलता है। इसके अलावा हम देखें और भी संस्कृति है, यहाँ पर कायथा संस्कृति है, गुनगेरिया जो है यहाँ पर भी जो ये संस्कृति मिलती है। दायमाबाद से भी ये देखने को मिलते हैं, इनाम गाम जो काफ़ी फेमस है।
इसके अलावा हम देखते हैं राजस्थान में आहड़ संस्कृति है, वो भी ताम्रपाषाण संस्कृति है जो हमारे उदयपुर के क्षेत्र से मिलती है। इसके अलावा गिलूंड संस्कृति है, वो भी हमारे राजस्थान से ही मिलती है, गिलूंड संस्कृति। चूंकि हम राजस्थान से है इसलिए हम इस संस्कृति के बारे में कर रहे हैं चर्चा। वैसे आपके पश्चिमी जो भारत है उसी की संस्कृतियाँ आपके सिलेबस में दी गई है, लेकिन यहाँ से क्या है सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये बुल्गारिया का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, कई ऐसी कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है, यानी मोस्टली 90% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। नॉर्मल ये सामान्य जीके का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ताम्र निधि हमें कहाँ से मिलती है, तो ये हमें मिलती है बुल्गारिया से। और आहड़ जो सभ्यता है, आहड़ जो संस्कृति है ये हमें मिलती है उदयपुर के क्षेत्र से। उदयपुर में आयड़ नदी वहाँ पर बहा करती थी उदयपुर में, और उसी के किनारे ये आहड़ संस्कृति हमें मिलती है, जहाँ से हमें कई साक्ष्य मिलते हैं। आप जैसे नॉर्मल कोई कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करेंगे जिसमें राजस्थान जी की आती होगी तो 100% यानी कि 99% आप मान के चलो आहड़ सभ्यता, यदि आपकी सभ्यताएं हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये आपके कुछ ताम्र जो पाषाणकालीन जो संस्कृति है उनके विषय में हमने चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक आपका चलेगा हड़प्पा सभ्यता, जो हमारा नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू सो मच।